स्वागत है आप लोग का डॉपलर इफेक्ट के साउंड के मतलब साउंड वेव के फोर्थ लेक्चर में। और आज हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे। डॉपलर इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे वेव्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डॉपलर इफेक्ट। और इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है मैंने इसके आगे 3 वी लगा दिया। तीनों वी का महत्व है। पहला वी मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल, दूसरा वी मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, तीसरा वी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। नीट वाले तो आंख मूंद करके अगर बेस में कुछ नहीं आए सिर्फ आज का लेक्चर पढ़ लीजिए, डॉपलर इफेक्ट पढ़ लीजिए, काम हो गया। 50% चांस है किसी से सवाल आएगा, हर साल या हर अल्टरनेट साल इस पे सवाल आता है। कई बार 2 साल 3 साल लगातार भी आए हैं। तो नीट में क्वेश्चन उठा के देंगे तो सेम। जेईई मेंस वाले भी 50% मार सकते हो, हर पेपर में एक आध क्वेश्चन रह जाता है। एडवांस प्रोडक्टिव नहीं है इतना, कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन हाँ, डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2018 में सवाल आए थे। मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है वेव्स का, उसमें मैंने वो वाला 2018 वाला क्वेश्चन भी कराया है। अगर फिर से मौका मिलेगा तो इसमें किसी दिन करा दूंगा। आज हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं। डॉपलर इफेक्ट का पहले मैं ना डेफिनेशन लिख रहा हूं, लिखिए मेरे साथ डेफिनेशन। द चेंज इन frequency of sound, the change in frequency of sound due to relative motion between source and observer is called Doppler's effect, is called Doppler's effect। अब इस डेफिनेशन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डॉपलर इफेक्ट क्या है। डॉपलर एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने एक बात को स्टडी किया कि मान लीजिए एक सोर्स है, ये सोर्स है, इस सोर्स से साउंड निकल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं एक सोर्स हो गया, मेरे माउथ से साउंड निकल रहा है, ये साउंड साइड डायरेक्शन में जा रहा है। कोई बच्चा इधर बैठा हुआ वो भी सुन सकता है, कोई बच्चा इधर बैठा हुआ वो भी सुन सकता है, कोई इधर बैठा रहेगा वो भी सुन सकता है। अगर ये बोर्ड ना हो तो इसके उधर भी कोई बच्चा रहेगा सुन सकता है। तो ये जो सोर्स है इससे साइड डायरेक्शन में साउंड निकल रहा है। हमें उस वाले साउंड से मतलब है जो इस ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है। ऑब्जर्वर भी कहीं हो सकता है, हम लोग एक ऑब्जर्वर को फिक्स मान लीजिए यहां, ये ऑब्जर्वर है। ओ मतलब ऑब्जर्वर, ओ मतलब, एस मतलब सोर्स ऑफ साउंड। तो मैं जो डॉट दिखाऊंगा इसका मतलब मैं सोर्स दिखा रहा हूं, ये डॉट दिखाऊंगा मतलब मैं ऑब्जर्वर दिखाऊंगा, उसको बगैर मैं लिख दूंगा। और इस सोर्स से साउंड सब डायरेक्शन में निकल रहा है। एक साउंड ऐसा है जो कहां तक जा रहा है, ऑब्जर्वर तक। ये ठीक है। अब ये जो सोर्स है इसने साउंड इमिट किया, तो जैसे ही इमिट किया तो उस साउंड का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। जब ये जो साउंड निकल रहा है इस साउंड का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, उसको हम लोग f0 कहेंगे। और f0 को लिखेंगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड emitted by the observer। f0 क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है जो कि emitted by the source, ऑब्जर्वर नहीं, emitted by the source। इस सोर्स ने जो साउंड इमिट किया है उसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। अगर ये सोर्स भी रुका हुआ हो और ये ऑब्जर्वर भी रुका हुआ हो, तब जो ये साउंड इमिट करेगा वही ये साउंड रिसीव कर लेगा। मतलब इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वर्ड सुन के डरना नहीं है। नो रिलेटिव मोशन का मतलब ना तो ये इसके तरफ दौड़ रहा है, ना ही ये इसके तरफ दौड़ रहा है, ना ही दोनों एक दूसरे के तरफ दौड़ रहे हैं, ना ही दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, if there is no relative motion, then the frequency received by observer, ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा उसको हम लोग f कहेंगे, is equal to
एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। मतलब जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, कोई एक दूसरे की तरफ नहीं चलते हैं, तब ये जितना फ्रीक्वेंसी इमिट करता है ये ऑब्जर्वर उतना ही सुनता है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चले तो क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है वो डिफरेंट होता है। इफ देयर इज रिलेटिव मोशन तो क्या होता है, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तब फ्रीक्वेंसी अलग ये सुनता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। वो जो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और डॉपलर ने इसके बारे में स्टडी किया। तो डॉपलर इफेक्ट में पहला बात हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तब जो ये फ्रीक्वेंसी सुनेगा और ये जो इमिट करेगा दोनों क्या होगा, सेम। दूसरा बात क्या सीखे कि अगर रिलेटिव मोशन है तब ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा और ये जो इमिट करेगा दोनों डिफरेंट है। ये दो पॉइंट समझ में आए। तीसरा पॉइंट, ये फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये f का वैल्यू कितना होगा अगर रिलेटिव मोशन है तो इसको डॉपलर ने कैलकुलेट किया। तो इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं, इसको डॉपलर ने कैलकुलेट किया और कहा कि इस f का फॉर्मूला होगा f नॉट इंटू v प्लस माइनस vo बाय v प्लस माइनस vs। फॉर्मूला क्या होता है डॉपलर इफेक्ट में, f इज इक्वल्स टू f नॉट इंटू v प्लस माइनस vo बाय v प्लस माइनस vs। इसमें आप सब टर्म से तो परिचित ही हैं। f क्या है, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ने रिसीव किया। f नॉट क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब ये v क्या है, तो v को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। और जनरली ये एयर है, जनरली डॉपलर इफेक्ट हम लोग किसमें चर्चा करते हैं, एयर में। मैक्सिमम केस में वही रहेगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है। vo क्या है, तो o से क्या लिखे थे, ऑब्जर्वर, तो ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। और vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सिर्फ और सिर्फ जो पूरे फॉर्मूले में समझना है वो ये है कि कब कहां प्लस लिखते हैं और कब कहां माइनस लिखते हैं। अलग अलग केसेस में कहीं प्लस लिखते हैं कहीं माइनस लिखते हैं, और वो अगर आप सीख गए तो डॉपलर इफेक्ट का काम हो गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं और बता रहा हूं, ये आईआईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नीट वाले बच्चों के लिए भी तो महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कई बार किसी बुक में मिल जाता है ये सवाल। डॉपलर ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर सोर्स रुका हुआ हो, अगर सोर्स रुका हुआ हो और ऑब्जर्वर इसके तरफ दौड़े तो क्या होगा, सोर्स तो रुका हुआ है, उसको जो साउंड इमिट करना था वो इमिट कर ही रहा है, बोलो। तो वो एक पर्टिकुलर साउंड को इमिट कर रहा है, उस साउंड की कुछ फ्रीक्वेंसी है, उस साउंड का कुछ वेवलेंथ है। वेवलेंथ मतलब जो वेव है उसका लेंथ, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड क्रॉसिंग अ गिवन टाइम, क्रॉसिंग अ गिवन प्लेस। जब ऑब्जर्वर नजदीक आता है ना तो वो ज्यादा वेव सुनता है, वो ज्यादा वेव सुनता है, इसलिए इसको अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ता है। लेकिन जो वो वेव सुन रहा है वो तो वही वाला है जो ये इमिट किया था, इसलिए वेवलेंथ चेंज नहीं करता। सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा, when source is stationary, when source is stationary, source क्या है, रुका हुआ है, and observer is moving, then f जो होता है वो डिफरेंट होता है f नॉट से। तब जो फ्रीक्वेंसी वो रिसीव किया वो f नॉट से डिफरेंट होगा, लेकिन जो लैम्डा वो रिसीव किया, वेवलेंथ वो रिसीव किया, वो किसके बराबर हुआ, लैम्डा नॉट। डॉपलर इफेक्ट में हम लोग फ्रीक्वेंसी का चर्चा करते हैं, वेवलेंथ का नहीं करते हैं, लेकिन ये बात याद रखना है कि वो वेवलेंथ सेम ही रिसीव कर देता है। तो लैम्डा नॉट में मैं यहां लिख दे रहा हूं, व्हाट इज लैम्डा नॉट, वेवलेंथ ऑफ साउंड emitted by
इमिटेड बाय सोर्स। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। तो हम लोग ये कहे कि जब सोर्स रुका हुआ रहता है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर मूव करता है, तब फ्रीक्वेंसी तो अलग को रिसीव करेगा ही, लेकिन वेवलेंथ वो सेम ही रिसीव करता है। अब इस केस के बारे में आगे हम लोग चलेंगे, अगर सोर्स नजदीक जा रहा है, या यही चर्चा कर लेते हैं। पहला दो केस हो सकता है। पहला हो सकता है कि सोर्स नहीं, पहला केस हो सकता है ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, ये हो सकता है पहला केस। इधर मैं डायग्राम दिखा रहा हूं उसका, इस हेडिंग का डायग्राम मैं यहां दिखा रहा हूं। ये ऑब्जर्वर है, सॉरी ये सोर्स है, इससे साउंड निकल रहा है, और ये ऑब्जर्वर है जो कि सोर्स के तरफ चल रहा है। तो आप ये सोच के बताओ कि ज्यादा सुनेगा कि कम सुनेगा? ज्यादा सुनेगा, नजदीक जा रहा है। किसी के भी नजदीक जाएंगे तो आप क्या सुनेंगे? ज्यादा सुनेगा। आप सोचिए मैं यहां बैठा हुआ, सॉरी मैं यहां खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, आप बहुत दूर में रहेंगे कम सुनेंगे, नजदीक आएंगे तो ज्यादा सुनेंगे, सिंपल सी बात है। तो पहला केस हो सकता है कि ये ऑब्जर्वर सोर्स के नजदीक है तो ये ज्यादा सुनेगा, इसका मतलब f का वैल्यू f0 से ज्यादा होगा, f का वैल्यू f0 से ज्यादा होगा। अब ये फॉर्मूला को हम लोग को इस केस के लिए लिखना है, इस केस के लिए। इस केस में सोर्स नहीं चल रहा है, ध्यान रहे, ये जो चल रहा है ये क्या है? साउंड, साउंड v से चल रहा है, सोर्स रुका हुआ है। vs क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं है, सोर्स है। vs क्या है? देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, पहला लेक्चर में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। vs क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स रुका हुआ है, क्या चल रहा है? साउंड और ऑब्जर्वर। v क्या है? साउंड का वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, और v0 ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। तो देखिए ये फॉर्मूले हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग कहेंगे कि f इज इक्वल्स टू, आप लिखिए f0, v तो ऊपर नीचे लिख ही दीजिए, v तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा एक कंफ्यूजन होता है ना कि ऑब्जर्वर ऊपर था कि सोर्स नीचे था, तो मैं तो ऐसे याद रखता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ठीक है, OS, O ऊपर रहता है, S नीचे रहता है, अपना अपना तरीका आप इजाद कर लीजिए। इसमें तो सोर्स चल नहीं रहा है, बोलो, तो वो तो नीचे लिखते हैं, वो तो लिखने की जरूरत है नहीं। कौन चल रहा है? ऑब्जर्वर, तो VO यहां लिखते हैं, वो यहां लिख दिए। अब बस ये सोचना है कि यहां प्लस लिखे कि माइनस। अब अगर सिंपल मैथमेटिक्स क्लास 6-7 का आपको ध्यान में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां प्लस लिखे कि माइनस। खाली बताओ कि वो f जो सुन रहा था ज्यादा सुन रहा था कि कम सुन रहा था? ज्यादा सुन रहा था। अब ये ज्यादा कब होगा? जब वहां जो खाली स्थान है वहां प्लस लिखे कि माइनस। तो बेसिक याद करिए, कोई भी फ्रैक्शन बड़ा कब होता है? जब उस कोई भी फ्रैक्शन बड़ा तब होता है जब उसका न्यूमरेटर ज्यादा हो। छोटा कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर छोटा हो। डिनोमिनेटर से कंपेयर करें तो कोई भी फ्रैक्शन बड़ा कब होता है? जब उसका डिनोमिनेटर छोटा हो, और कोई भी फ्रैक्शन छोटा तब होता है जब उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो आप बताइए, ये f तो मुझे ज्यादा चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा, तो यहां क्या लिखेंगे? बड़ा कब होने का मतलब प्लस लिखेंगे, तभी तो ज्यादा होगा। इस केस के लिए ये फॉर्मूला है। केस कोई भी दिया रह सकता है क्वेश्चन में, उस केस के हिसाब से आप फॉर्मूला लिखेंगे। कि पहला केस हो गया कि ऑब्जर्वर जो था सोर्स की तरफ मूव कर रहा था। दूसरा केस क्या हो सकता है इसका? ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, ये केस हो सकता है। इस दोनों केस में देखिए ऑब्जर्वर चल रहा है, मैंने हेडिंग यहां क्या डाला था? ये पहला हेडिंग था मेरा, उस हेडिंग के अंदर दो पार्ट है। मैंने हेडिंग डाला था कि सोर्स क्या है? रुका हुआ है, and who is moving? Observer is moving. Observer move कर रहा है, और उसमें मैंने दो केस बताए, ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ जा रहा है, दूसरा केस बता रहा हूं ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जा रहा है। तो देखिए ये सोर्स है, सोर्स का वेलोसिटी कितना है? 0, vs। इससे साउंड निकल रहा है, साउंड का वेलोसिटी कितना है? v। ये वो ऑब्जर्वर है
कि दूर जा रहा है, देखिए वीओ से। अच्छा ये एरो समझ में आ रहा है, तो कोई दूर जा रहा है नजदीक आ रहा है, पक्का ना? ठीक है, फिर से देखिए फॉर्मूला लिखते हैं। ये फॉर्मूला देखिए क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू एफ नॉट, अब माइंड में बैठाइए, V बाय V लिखते हैं, ऊपर VO लिखते हैं, नीचे VS, तो VS तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिए। अब सोचिए जब ये ऑब्जर्वर दूर जाएगा सोर्स से तो ज्यादा सुनेगा कि कम सुनेगा? कम सुनेगा। और कम के लिए मैं यहां प्लस लिख दूं कि माइनस? हो गया। तो आपको कोई भी केस रह सकता है। अब जैसे मैं इस केस का अगर एग्जांपल दूं तो इस केस का एग्जांपल एचसी वर्मा में एक बहुत फेमस सवाल है, और इसमें सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे। एचसी वर्मा में एक फेमस सवाल है कि एक आदमी है जो कि एक प्लांट में काम करता है, एक प्लांट में काम करता है, शाम के समय उसका ऑफिस खत्म हुआ, वो अपने स्कूटर से प्लांट से दूर अपने घर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी दे दिया 5 मीटर पर सेकंड। वो ऑब्जर्वर है जो कि प्लांट है उससे दूर जा रहा है, और प्लांट में अचानक से कुछ गड़बड़ी हो गई जिससे एक सायरन प्रोड्यूस हुआ। उस सायरन का फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। सायरन का फ्रीक्वेंसी मतलब प्लांट से जो साउंड निकला मतलब एफ नॉट। तो बताइए वो जो स्कूटर पे बैठा आदमी है वो कितना सुनेगा फ्रीक्वेंसी? निकाल सकते हैं? मतलब एफ निकालना है आप लोग को। एफ नॉट दिया हुआ है, v वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 दिया हुआ है, तो 330 यहां रख देंगे, यहां भी रख देंगे 330 माइनस, और ये 5 मीटर पर सेकंड। समझ गए? अच्छा प्लांट से देख के मुझे याद आया कि एक सीरीज है, कभी देखने का मन करे, चेरनोबिल। हाँ कभी मन करे देखने का तो चेरनोबिल देखिएगा। डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर क्या होता है उसको अगर बहुत समझना हो। चेरनोबिल एक जगह था, बेलारूस, पहले यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट स्टेट यूएसएसआर, उसी का पार्ट था, मतलब रसिया का पार्ट था, अब अलग हो गया है। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क, बहुत फेमस जगह है मिन्स्क, उसका कैपिटल है मिन्स्क से पास ही चेरनोबिल एक जगह है, वहां पर न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया था 1986 में। आज तक का वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर था। कहते हैं कि आज भी वहां से रेडिएशंस निकल रहा है, ठीक है। जो वहां पे पास में थे वो लोग तो गल गए थे। उस पूरे सीन को डिपिक्ट किया गया उसमें। एक फायरमैन था, उसका लाइफ, बहुत लोग मरे थे। और क्या खराबी थी, थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए फिजिक्स के स्टूडेंट को तो पढ़ना ही चाहिए। वो तो फिजिक्स जानने के लिए पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए उसको। और मैं जो कुछ सीरीज कहूँ उसको एकदम धूमधाम से देखिए, मजा आएगा उसको देखने में। यूरेनियम 131 235, यूरेनियम 235 जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर उसका मेल्ट कर जाता है। कैसे उसको कंट्रोल करते हैं उसमें ना एक फिजिक्स प्रोफेसर हेल्प करते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है, जो उस समय वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहते हैं, जिसको इसके लिए अपॉइंट किया जाता है, फ्यूल का मिनिस्टर जो होता है फ्यूल का, आप समझते हैं ना, यहाँ पे से अमित शाह है, होम मिनिस्टर है, तो वैसे ही उस समय जो फ्यूल का मिनिस्टर था पूरा रसिया का, सोवियत संघ का, उसको डिपार्टमेंट दिया गया। तो वो एक फिजिक्स के प्रोफेसर को चूज करते हैं। वो फिजिक्स का प्रोफेसर से पूछते हैं कैसे कंट्रोल किया जाए इसको। द फिजिक्स प्रोफेसर सेज कि यू आर डीलिंग विद समथिंग दैट हैड नेवर हैपेंड ऑन दिस प्लैनेट। उसका कंट्रोलिंग सिर्फ थ्योरीज के बुक्स में, थ्योरीज में लिखा हुआ है। और थ्योरी में ये था कि बोरोन और सैंड को अगर ऊपर से गिराया जाए उस कोर में, तो वो कुछ हद तक कंटेन कर सकता है। अब वो कोर का टेम्परेचर, न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर का टेम्परेचर तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और उससे इतना खतरनाक रेडिएशंस निकलता है कि उसके आसपास के लोग मेल्ट कर जाएंगे। हेलीकॉप्टर को भी संदेश दिया जाता है कि आप बहुत दूर से उसको प्रोजेक्ट करें वहां फेंके। एक हेलीकॉप्टर सुन नहीं पाता है, उसको थोड़ा नजदीक चलाता है, वो वहीं मेल्ट करके पूरा उसमें रिएक्टर में चला जाता है। पायलट और वो सब मर जाता है, फिर भी कंटेन नहीं हो पाता है, बहुत दिन चलता है, उसमें कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, बहुत लोग को हटा दिया जाता है। रेडिएशंस हवा के साथ उड़ सकता है, वहां के सारे एनिमल्स को मार दिया जाता है। कॉन्टिनेंट में फैल गया था, पूरे कॉन्टिनेंट में, कहते हैं इंडिया तक आ गया है, पूरे विश्व में है वो यूरेनियम पार्टिकल्स, प्लूटोनियम, वो सारे रेडियो एक्टिव हमारे बॉडी में भी होगी। हालांकि रिएक्शन बहुत कम करेगा क्योंकि उसका हाफ लाइफ 5000 साल होता है, तो उसका इफेक्ट हो सकता है 5000 साल बाद दिखे हम लोग, तो 5000 साल तक तो हम लोग रहेंगे नहीं, तो हम लोग को बना पाते। लेकिन जो उस रेडिएशन में रहा, वो जो मिनिस्टर था वो मर जाता है 1 साल बाद। नहीं, मिनिस्टर तो मर जाता है, जो फिजिक्स प्रोफेसर है वो सुसाइड कर लेता है ना। जो फिजिक्स प्रोफेसर है मतलब उसको मतलब खराब लगता है कि हम बचा नहीं पाए, इस चलते वहां का सिस्टम उसको सुनता नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं।
कभी मन करे तो देखिएगा, चेरनोबिल 5 एपिसोड का सीरीज है, बहुत अच्छा। क्या इसे चीज समझ गए आप लोग? पक्का इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ और इसमें केसेस करेंगे। लिखिए, तो देखिए एक सवाल हम लोग करते हैं ऐसा ही। एक मैन है जो कि अपने प्लांट से दूर जा रहा है। देखिए गोइंग अवे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हिज प्लांट वर्क। यहाँ पे प्लांट का मतलब पौधा से नहीं है, ये प्लांट का मतलब जो साइट था, फैक्ट्री आप कह सकते हैं। शायद ना जो क्वेश्चन है HCV में उसमें फैक्ट्री ही लिखा हुआ है, तो ये हम लोग फैक्ट्री बना लेते हैं एक सिंपल सा। और इस फैक्ट्री से इस तरह से चिमनी उमनी कुछ होगा, और ये आदमी दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर। और कितने स्पीड से जा रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्जर्वर का स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। When the plant sounds siren of frequency 500 Hz, इस प्लांट से, जिसको हम लोग सोर्स कह सकते हैं, इससे साउंड निकला, ये साउंड सब डायरेक्शन जाएगा, तो एक साउंड इधर भी जाएगा। इस साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना है? 500 Hz। और यहाँ पे जो प्लांट है किसका काम कर रहा है? सोर्स के जैसा। ये सोर्स रुका हुआ है कि चल रहा है? प्लांट चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो सोर्स का वेलोसिटी क्या है? 0। तो ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स से दूर जा रहा है कि उसके तरफ जा रहा है? आपको फॉर्मूले याद नहीं रखते हैं, आपको हर केस का फॉर्मूला लिखना है। आप बस ये याद रखिएगा कि F होता है इज इक्वल्स टू क्या होता है? F0 इंटू V/V लिखते हैं, ऊपर VO लिखते हैं, नीचे VS। तो यहाँ पे VS तो 0 है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख दिए VO। अब खाली प्लस माइनस यहाँ सोचना है। तो जब ये आदमी दूर जाएगा, इसको ज्यादा सुनाई पड़ेगा कि कम सुनाई पड़ेगा? कम सुनाई पड़ेगा। और कम के लिए जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, और छोटा होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? माइनस। बस अब फॉर्मूला रख देना है। F0 कितना हो गया? 500 V माइनस V0। V कितना है? 330, देखिए दिया हुआ है V। V क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड, 330 माइनस V0 10, 320/330। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं 32 और 33 अप्रोक्सीमेट रूल वाला यहाँ नहीं चलेगा। स्मार्ट कैलकुलेशन जो हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कीजिए 32 इंटू 5 160, 00/33, और 160 डिवाइड बाय 33 कितना होगा? हम लोग इधर कर लेते हैं। तो 5 बार में जाएगा? नहीं जाएगा। 4 बार में, 4 के बार को हाथ में रही, 4 के 12 13, 28 ना, पॉइंट राइट 280। 7 बार में 8 बार जाएगा? 8 बार में चला जाएगा। 8 3 24 के 4 हाथ में रहा 2, 24 2 16, 160। फिर से 4 बार में, और फिर से 8 बार में, तो 4.848, 160 किया तो 2 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 484.8 हर्ट्ज। आपको इतना एक्यूरेट सॉल्व करना है, इसको ध्यान रखना है, नहीं तो थोड़ा सा भी गलत कर दोगे तो इसमें आंसर इधर उधर हो जाएगा। की बात आप समझ गए? इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं 1-2 केस और आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। लिखिए इसको पहले। देखिए एक केस ये हो सकता है कि सोर्स चले, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स इज मूविंग बट ऑब्जर्वर एट रेस्ट। तो फ्रीक्वेंसी तो अलग होगा ही होगा, एफ जो होगा वो F0 के बराबर नहीं होगा, कुछ और सुनेगा वो ऑब्जर्वर। ये बात तो ठीक है। पिछले केस में हम लोग ये देखे थे कि वेवलेंथ वो वही सुनता, मतलब वेवलेंथ वही होता था। वेवलेंथ तो सुन नहीं सकता, वेवलेंथ अगर मेजर करेगा उसके पास कोई डिवाइस हो तो वो वही रिकॉर्ड करेगा जो रिलीज हो रहा था। लेकिन इस केस में क्योंकि जब सोर्स ही चलेगा, तो मैं पहले मान लीजिए सोर्स यहां था तो एक वेव इस तरह से पहुंच रहा था, अगर सोर्स चलेगा तो वेव का नेचर चेंज हो जाएगा, वेव का लेंथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब जब सोर्स मूव करता है तब जो वेवलेंथ वो रिसीव करता है वो भी इनिशियल वेवलेंथ के बराबर नहीं होता।
क्या समझ पा रहे हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं? जब ऑब्जर्वर चल रहा था, सोर्स रुका हुआ था, तब सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था, वेवलेंथ नहीं चेंज हो रहा। जब सोर्स चलता है तब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों चेंज होता है। ये बात एक ध्यान में रखना है, ये बात हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए, तो ये मान लेते हैं एक लाइन है, यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये VO जो कि रुका हुआ है, और एक सोर्स है। सोर्स के लिए मान लीजिए हम लोग एक ट्रेन ले लेते हैं या एक कार ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। इससे साउंड निकल रहा है, ये सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है। पहला केस क्या हो गया? सोर्स मूविंग टुवर्ड्स। तो आप सोच सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और ट्रेन आपकी तरफ आ रही है। प्लेटफॉर्म पे खड़े, ट्रेन उधर से आ रही है, प्लेट पटरी पे नहीं खड़े हैं तो निपट लगे। ऑलमोस्ट लाइन सेम है। ये जो ट्रेन है जा रहा है, तो ये सोर्स चल रहा है, सोर्स का वेलोसिटी मान लेते हैं, ये ट्रेन चल रहा है कितने से? 72 किलोमीटर पर आवर से। इससे साउंड इमिट होगा, इसने सायरन बजाया, उस सायरन का फ्रीक्वेंसी f0 मान लेते हैं 500 हर्ट्ज है। तो ये कितना सुनेगा ये बताना है। और जो साउंड का स्पीड है v, वो कितना है? 330 मीटर पर सेकंड। साउंड का स्पीड कितना है? 330 मीटर पर सेकंड। पहला हम लोग केस क्या लिखे? हम लोग केस भी लेते चल रहा है, एग्जांपल भी उसके हिसाब से हम करवाते चल रहे हैं। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए। तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चलेगा तो लिखते हैं फॉर्मूला फिर से हम लोग, F इज इक्वल्स टू F0 V बाय V लिख देते हैं हम लोग। VO कहां लिखते थे? ऊपर, याद रखने की जरूरत नहीं, वो क्या है? 0। VS कहां लिखते थे? अब ये बताओ, जब ये सोर्स चलेगा ऑब्जर्वर की तरफ तो ये ज्यादा सुनेगा कि कम सुनेगा? ज्यादा सुनेगा। ये जब सोर्स इसके तरफ जाएगा तो ये ऑब्जर्वर ज्यादा सुनेगा। जब ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो ज्यादा सुनेगा। और ज्यादा के लिए अब बताइए यहां मैं क्या लिखूं, प्लस की माइनस? प्लस। जो लोग प्लस बोल रहे हैं मैथमेटिक्स कमजोर है, देखिए यहां प्लस लिखोगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और डिनोमिनेटर के बढ़ने से क्वांटिटी घट जाता है। बहुत पाप किए हो बचपन में। इसको ज्यादा करने के लिए इसको छोटा होना पड़ेगा, उसके लिए यहां माइनस करना पड़ेगा, है ना? हम इसमें सब रख के कैलकुलेट कर दीजिए। F इज इक्वल्स टू F0 कितना है? 500। V कितना है? 330 बाय 330 माइनस VS 20 मीटर पर सेकंड। हाँ, ये कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो माइनस 20 ये हो जाएगा 500 गुना 330 बाय 310। तो जो कैलकुलेट कर लेंगे 500 से ज्यादा आएगा, जो भी आंसर आएगा 500 से ज्यादा आएगा। अगर ऑप्शन में एक ही 500 ज्यादा दिखे तो कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। नीट वाले एग्जाम में सब धूमधाम से होता है ना? नीट में तो बहुत पूछा जाता है, जैसे जान लेंगे कि एग्जाम के माइंडसेट में उतना बच्चा को कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं रहता, वो पूरा कैलकुलेट करने में लगा रहेगा, टाइम लॉस होगा। हो सकता है एक ऑप्शन ऐसा हो, एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 500 ज्यादा हो, और ये तो केस पर के ही समझ में आ कि ज्यादा सुनेगा कम सुनेगा, है ना? लिखने कुछ जाती नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है बताइए? सोर्स इज मूविंग अवे, सोर्स इज मूविंग अवे, ये हो सकता है एक केस। तो इस केस को देखिए मैं यहां बना रहा हूं, सोर्स मूविंग अवे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये ऑब्जर्वर यहां दिखा दिए जो कि रुका हुआ है, और अब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर लिया। क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ सकता था कि देखिए एक ट्रेन जो है चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर पे, कितने से? 72 किलोमीटर पर आवर से, और वो विसिल बजाते हुए चल रहा है। जो विसिल वो बजा रहा है उस विसिल का फ्रीक्वेंसी कितना है? 500 हर्ट्ज है। एक आदमी प्लेटफॉर्म पे है रुका हुआ, ट्रेन अगर उसको क्रॉस करेगी तो जब क्रॉस करने से पहले जो वो सुनेगा फ्रीक्वेंसी वो कितना होगा, और क्रॉस करने के बाद वो कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा। देखिए क्रॉस कर लिया, आप तो क्रॉस कर लिया मतलब इससे दूर जा रहा है, अब ये कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो इस केस में बताइए क्या लिखेंगे फॉर्मूला? F इज इक्वल्स टू F0 V बाय V लिख दिए। VO तो लिखना नहीं है, VS लिखना है। ज्यादा सुनेगा कम सुनेगा?
कम सुनेगा, कम सुनने के लिए यहाँ पे क्या लिखूं? प्लस। तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस वो कैसे लिखते हैं फॉर्मूला वो ध्यान में रखना है। तो F इज इक्वल टू एफ नॉट कितना हो गया 500, v वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है ये दिया हुआ है, v का वैल्यू कितना है 330 मीटर पर सेकंड बाय 330 प्लस डायरेक्ट ये लिख दे 20 तो 350, ये 0 0 कटा, बाकी सॉल्व कर लेंगे। 500 से कम ही आंसर आएगा जो भी आंसर आना होगा। अच्छा सॉल्व कर लेंगे आप लोग कि मैं करके दिखाता चलूं सब एक करके दिखा देता हूं। 5 से 7 बार में, 5 से 100 बार में, तो ये हो गया 3300 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 चौके 28, 5 50, 7 7 49, 1 10, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 471.4 हर्ट्ज। अच्छा हम थोड़ा देहाती वाले स्कूल में पढ़े तो पढ़ा भी मेरा वैसा ही रहता है बचपन वाला हिंदी मीडियम से, ठीक है। सोर्स इज मूविंग अवे, समझ गए आप लोग? पक्का? अब हो सकता है दोनों एक दूसरे की तरफ चले, ऐसा भी तो हो ही सकता है दोनों एक दूसरे के तरफ चले। अच्छा इसमें एक बात और पूछाते हैं भाई, इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूं थोड़ा सा, इसे कैलकुलेशन का भी यूज पड़ेगा मुझे। तो इसको हम लोग कितना लिख लें 33 into 5 165 हो जाएगा, 16500 डिवाइडेड बाय 31, 31 into 5 कितना होगा 155, तो 100 हो गया 10 और 3 बार में 93, ये 70 हो गया, 2 बार में 62 80 हो गया, पॉइंट लगाए तो 2 ही बार में ना, तो 532.2 हर्ट्ज। दोनों फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग है, तो जब दो फ्रीक्वेंसी कोई सुनता है उस दो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है ना उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। कहीं ये वर्ड मिल जाए कि बीट इतना सुन रहा है तो बीट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे तो वो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा बीट फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, बहुत कमी का डिफरेंस होता है 5। अच्छा बीट्स पर सेकंड, कभी कोई हर्ट्ज को क्या लिखेगा बीट्स पर सेकंड, हर्ट्ज को ही बोलते हैं बीट्स पर सेकंड, इसी कारण से, क्योंकि बीट का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। या कभी कोई सिर्फ बोलेगा बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी का भी मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख लीजिए, एक एग्जांपल हम लोग और कर लेंगे इसमें दोनों चल रहा हो, ठीक है। चलिए थर्ड केस जो हम लोग डिस्कस करते हैं, हाँ समझ रहे हैं आप, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग। अब इसमें भी 3-4 केस हो सकते हैं। एक तो दोनों एक दूसरे के तरफ जाए टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर जाए टुवर्ड्स अवे फ्रॉम ईच अदर, या दोनों इधर ही सेम लाइन में जाए, या दोनों इधर ही सेम लाइन में जाए। 4 केसेस बन सकते हैं, मैं चारों केस करके दिखाता हूं। पहला केस क्या हो सकता है टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर। इसका अगर एग्जांपल सुनना हो आपको तो इमेजिन कर सकते हैं कि आप 2 ट्रेन हैं, क्या है 2 ट्रेन है, एक ये ट्रेन है जिसने कि विसिल साउंड किया, ये ट्रेन इधर जा रहा है मान लिया जाए 54 किलोमीटर पर आवर से, और इसने विसिल को साउंड किया, मतलब इससे साउंड निकला जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, और क्योंकि इसने विसिल साउंड किया इसलिए ये क्या हो गया सोर्स हो गया Vs। जो साउंड निकला उस साउंड का स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड, और बगल में जो दूसरा पटरी है उस पर एक दूसरा ट्रेन इसके तरफ आ रहा है, जो कि अब ये ऑब्जर्वर हो गया। इसमें जो ड्राइवर है वो साउंड को सुनेगा। ये ट्रेन इधर आ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर पर। तो बताइए इसका जो ड्राइवर है ये D, ये कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा, F कितना होगा। एक केस हो गया, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। देखिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू F नॉट V बाय V लिख दिए, ऊपर में क्या लिखते हैं
ऑब्जर्वर और नीचे क्या लिखते हैं सोर्स, ये लिख दिए। अब प्लस माइनस लिखना है। आप क्या करिए, थोड़ा देर के लिए सोर्स को रुका हुआ मान लीजिए। क्या मान लीजिए? रुका हुआ। भूल जाइए कि सोर्स चल रहा है, सिर्फ ऑब्जर्वर को देखिए। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, सोर्स के नजदीक जा रहा है कि दूर जा रहा है? तो ये ज्यादा सुनेगा कि कम सुनेगा? मतलब ऑब्जर्वर ज्यादा सुनेगा। अब ऑब्जर्वर का स्पीड देखिए यहां है, ज्यादा होने के लिए फ्रीक्वेंसी यहां क्या लिखेंगे? प्लस। अब क्या कीजिए, अब ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मान लीजिए। अब ये सोर्स इसके तरफ जा रहा है, तो ये ज्यादा सुनेगा कि कम सुनेगा? ज्यादा सुनेगा। बोलो किसके लिए बात कर रहे हैं? सोर्स के लिए। सोर्स चल रहा है ना, ज्यादा सुनेगा ये ऑब्जर्वर। सोर्स की वजह से भी ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा के लिए यहां क्या लिखना पड़ेगा? समझ गए कैसे लिखते हैं? एक को रुका हुआ मान लीजिए, उसके वजह से इफेक्ट लिखिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर दो इवेंट एक ही साथ हो तो उसको हम लोग देखने का तरीका होता है कि एक को छोड़ दीजिए, पहले की वजह से लिखिए, फिर पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे की वजह से लिखिए, दोनों को मर्ज करके बात कर लीजिए। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें सारा डेटा रख दीजिए। f0 कितना है? 500। v साउंड का स्पीड हो गया 330 प्लस ऑब्जर्वर का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 20 बाय 330 माइनस vs 15 मीटर पर सेकंड। इसको मैं ना 108 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं। तो कितना हो जाएगा? 5 बटा 18 30 ना 25 ही होगा। 30 कर दो ना इसको। 108 इंटू 5 बटा 18 30 होगा ना। बहुत दिन से मन था कि इसको 30 करें, है ना, तब तक कटेगा अच्छे से। तो f इज इक्वल्स टू 500 गुना कितना हो गया? 350 बाय 300। देखो 10 10 10 10, फिर भी नहीं कटा। रुको और कुछ करें, इसको भी 30 कर लेते ना, इसको भी 30 कर लेते। इधर में 30 हो जाए तो ये 360 हो जाए। अब मजा आ गया। तो ये 3 से ये 12 बार में, और 12 पंजे 60, ये 600। अब देखो ये अच्छा आंसर निकला, 600 है। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? अवे फ्रॉम ईच अदर। अब मैं सबके लिए एग्जांपल नहीं लिखूंगा, मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा। अवे फ्रॉम ईच अदर। अवे फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए ये मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है जो कि इधर जा रहा है VO से, और ये एक आदमी सीटी बजा रहा है जिससे साउंड निकल रहा है, ये इधर जा रहा है VS से। दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। बताइए क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? f0 v by v लिख दिए, इधर VO लिख दिए, इधर VS लिख दिए। अब सोचिए ऑब्जर्वर को भी रुका हुआ मान लीजिए। सोर्स क्या है? दूर चल रहा है, दूर जा रहा है कि पास जा रहा है? दूर जा रहा है, मतलब ज्यादा सुनेगा कि ऑब्जर्वर की कम सुनेगा? मतलब सोर्स के कारण कम होगा फ्रीक्वेंसी। सोर्स यहाँ पे था तो यहाँ क्या लिखे? प्लस। डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ तभी ना कम होगा। ठीक। अब इसको रोक लीजिए। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। दूर जाने से कम सुनाई कि ज्यादा? मतलब ऑब्जर्वर की वजह से भी कम होना चाहिए, और कम होने के लिए न्यूमरेटर में अब जो भी होगा लिख देंगे। तीसरा क्या हो सकता है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। तो ये ऑब्जर्वर ये इधर जा रहा है VO से, और ये सोर्स जैसे साउंड तो इधर जा रहा है लेकिन ऑब्जर्वर इधर जा रहा है VS से। अब बताइए क्या फ्रीक्वेंसी लिखेंगे? f इज इक्वल्स टू f0 v by v। बोलिए ऑब्जर्वर को रोक दीजिए। सोर्स क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। सोर्स अगर दूर जा रहा है तो ज्यादा सुनेगा कम सुनेगा? कम सुनेगा। तो यहाँ क्या लिखें? प्लस। बोलो मैथमेटिक्स कमजोर है जी, यहाँ प्लस लिखो। प्लस लिखेंगे तब ना कम होगा क्वांटिटी। अब आप सोर्स को रुका हुआ मान लीजिए। ऑब्जर्वर चल रहा है तो ज्यादा सुनेगा कम सुनेगा? ज्यादा, क्योंकि अगर सोर्स रुका हुआ है ऑब्जर्वर उसके तरफ जा रहा है तो ज्यादा सुनेगा, मतलब ऑब्जर्वर की वजह से ज्यादा सुनेगा। तो यहाँ भी प्लस। अब सेम डायरेक्शन का एग्जांपल इधर भी हो सकता था, तो हिसाब से लिख देते हैं।
क्या आप लोग सीख गए सारे केस का फॉर्मूला लिखना? पक्का? यही चर्चा है डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो क्या समय है? थोड़ा समय है, एक क्वेश्चन लोग इसके ऊपर कर देंगे, पहले इसको लिखिए। आखिरी सवाल आज के लेक्चर का हम लोग कर लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट पे बहुत सवाल है और वेव्स में डॉपलर इफेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं इस पे और भी सवाल करवाते रहूंगा आने वाले लेक्चर्स में। आज हम लोग एक क्वेश्चन और करके समाप्त करते हैं डॉपलर इफेक्ट को। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं जो कि थोड़ा सा लीक से अलग है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक बहुत ही दूर में ऑब्जर्वर है, एक बहुत ही दूर में क्या है? ऑब्जर्वर है, बहुत दूर है ये, और ये ऑब्जर्वर इधर की तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, एक जो है सोर्स है, एक क्या है? सोर्स है जो कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। एक सोर्स है, वो किसमें घूम रहा है? सर्कुलर पाथ। सोर्स रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ with constant speed 30 मीटर पर सेकेंड। with constant speed 30 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे करेंगे। विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, हवा भी ब्लो कर रहा है इधर की तरफ, और विंड का जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। विंड का स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो सोर्स है, इससे जो साउंड निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। इस बात को समझिएगा जरा। इस सोर्स को देखिए, सोर्स अभी तक चलता हुआ था, सीधा घूम रहा है। जब ये सोर्स यहां होगा तब इस सोर्स का वेलोसिटी इधर होगा। बोलिए, इस समय सोर्स का वेलोसिटी इधर होगा। इस समय ये सोर्स का पोजीशन देखिए, यहां है सोर्स और ऑब्जर्वर कहां है? यहां। बोलो, इस समय अगर डॉपलर इफेक्ट लिखा जाए, इसको मैं पोजीशन 1 कह देता हूं। इस समय अगर डॉपलर इफेक्ट लिखेंगे एट पोजीशन 1, एट पोजीशन 1, इस समय अगर डॉपलर इफेक्ट लिखें तो डॉपलर इफेक्ट पे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, कि जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा क्या फॉर्मूला लिखेंगे? F इज इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू वी बाई वी लिखिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? वो जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स होता है वो बेसिकली सोर्स के वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है ऑब्जर्वर और सोर्स के लाइन में। कंपोनेंट किधर की तरफ? ऑब्जर्वर और सोर्स के लाइन में। लाइन का मतलब सोर्स तो यहां पे है, इसको और ऑब्जर्वर को मिला दीजिए ऐसे, इस वेलोसिटी का इधर की तरफ कंपोनेंट। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। मतलब इस सोर्स के वेलोसिटी का इधर की तरफ कोई कंपोनेंट, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? 0। यहां पे क्या लिखेंगे? 0। सीधे कुछ लिखने का जरूरत नहीं। ये समझ में आया? क्योंकि इस सोर्स का वेलोसिटी इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा, ऑब्जर्वर देखिए, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है कि दूर जा रहा है? तरफ आ रहा है ना, तो ज्यादा सुनेगा कम सुनेगा? ज्यादा सुनेगा। तो यहाँ क्या लिख दें? ये फ्रीक्वेंसी का अभी फॉर्मूला होगा। अभी जो ये सुनेगा इसको हम लोग F1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? F1। जब ये सोर्स इस पोजीशन में आ जाएगा, यहां आ गया, तब ये सोर्स ऐसे जा रहा है और ये रेडियस बहुत छोटा है, तो आप इसको एक ही लाइन समझिए। इसलिए कहा था ये बहुत दूर है, ये बहुत छोटा सर्कल है, तो दिखाने के लिए बड़ा बनाया। ये बहुत छोटा सर्कल है, यहाँ पे VS ऐसे दिखेगा, एक ही लाइन है वो। ठीक है, अब देखिए क्या दिखेगा? ये सोर्स दूर जाता हुआ दिखेगा ऑब्जर्वर से, दिख रहा है? तो जब ये पोजीशन 2 में होगा सोर्स, तो एट पोजीशन 2, एट पोजीशन 2 क्या लिखेंगे? फॉर्मूला बताइए। F2 इज इक्वल्स टू
एफ नॉट v बाई v, और v और vs भी आप लिखना पड़ेगा। अब इस सोर्स का वेलोसिटी तो इसी लाइन में आ गया। ये मैंने कहा था बहुत छोटा रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस क्या है, बहुत छोटा है, लिख देता हूं मैं, r क्या है, वेरी स्मॉल। अब ये एक ही लाइन में आ गया वेलोसिटी। अब फिर से लिखिए फॉर्मूला, सोर्स को रुका हुआ छोड़ दीजिए, ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, सोर्स के पास आ रहा है, तो ज्यादा सुनेगा कम सुनेगा, तो इसलिए हम प्लस कर देते हैं। ये सोर्स ऑब्जर्वर से ज्यादा कि कम, कम, सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, इस इंस्टेंट पे देखिए सोर्स क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो ज्यादा सुनेगा कम सुनेगा, कम सुनेगा। कम सुनने के लिए एफ नॉट कितना फ्रीक्वेंसी 500, अभी रहने देते हैं ये, अभी यही रहते हैं f2, सब में रख के कैलकुलेट आप लोग तो कर ही लेंगे ना। अच्छा पोजीशन 3, पोजीशन 3, और वो 3 पोजीशन क्या होगा जब ये यहां आ जाए। हाँ सर छोड़ देना है मैंने आपका बस ये क्वेश्चन करा के। पोजीशन 3 कराई दीजिए आप उधर भी है। पोजीशन 3 पे देखिए इसका वेलोसिटी कैसे है, ऐसे। फिर देखिए इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, इसका इधर 90 डिग्री कंपोनेंट क्या होगा, 0। मतलब इस बार भी इस वेलोसिटी का vs का इधर तरफ कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी बताइए, f इज इक्वल्स टू एफ नॉट v बाई v। ऊपर में तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, नीचे वेलोसिटी ऑफ सोर्स लिखेंगे नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर में है और ऑब्जर्वर तो नजदीक ही आ रहा है, तो ज्यादा सुनेगा, इसलिए यहाँ प्लस, ये f3 होगा। मतलब f1 और f3 क्या होगा, सेम। मतलब आप लोग समझ गए कि अगर सोर्स का वेलोसिटी ऑब्जर्वर के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो इस लाइन के, तो सेम ही होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरा पोजीशन हो सकता, चौथा पोजीशन क्या हो सकता है, यहाँ जब ये सोर्स का वेलोसिटी इधर, अब क्या हो रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है, तो पोजीशन 4, ठीक है। इस केस में क्या लिखेंगे, f इज इक्वल्स टू एफ नॉट, ये vo vs, ऑब्जर्वर तो नजदीक आ रहा है, ज्यादा सुनेगा, तो प्लस, सोर्स भी नजदीक जा रहा है, ज्यादा सुनेगा, तो माइनस। तो सबसे ज्यादा बताओ किस केस में सुनेगा, यही वाला केस में, जिसमें दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहा था, तो यही होगा f max, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। f नॉट कितना है, 500, f नॉट कितना देखिए 500। v वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी कितनी है नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 330 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, साउंड तो सोर्स से निकलेगा, इधर की तरफ जाएगा ऑब्जर्वर की तरफ, तो साउंड तो इधर जाता है, विंड क्या करेगा इसको, इधर की तरफ विंड है, तो ये विंड क्या करेगा इसको, तो ये जो साउंड का स्पीड है, ये क्या था, स्पीड ऑफ साउंड। मैंने आपको बताया था दो तरह का विंड होता है, एक को बोलते हैं सपोर्टिंग विंड, एक को बोलते हैं, ये कैसा विंड है, अपोजिंग विंड है। और इसलिए v नेट कितना हो जाएगा, माइनस की प्लस, माइनस 325, 5 तो माइनस हो गया, 325 हो जाएगा। तो v का वैल्यू रख दीजिए 325 प्लस vo, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 10 बाय 325 माइनस vs कितना है 25 है ना, देखो कैलकुलेशन आसानी के लिए, ठीक है, तभी सॉल्व कर देंगे। इसी तरह मिनिमम वो कब सुनेगा, ये वाले केस में, पोजीशन 2 में वो मिनिमम सुनेगा। देखो इन दोनों में अगर कंपेयर करना हो तो आप देख सकते हैं, इसका न्यूमरेटर तो सेम ही है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसे सबसे मिनिमम वो इस केस में सुनेगा, है ना। और कैलकुलेट कर लीजिए 500, v का वैल्यू तो लिखे, अभी कितना लिखे 325 प्लस v ऑब्जर्वर 10, और ये हो जाएगा 325 प्लस 25, 350 कट जाएगा, आसानी होगा, काट के दिखा दे क्या। और अगर पूछे कि ये जो ऑब्जर्वर है ये कितना बीट पर सेकंड सुनेगा, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, है ना। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस पूछे तो वही निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।